हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम देखने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा ग्लाइकोलिसिस के आगे वाला टॉपिक है। ग्लाइकोलिसिस हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कवर किया था। तो इस क्लास में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला तो है लिंक रिएक्शन और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्रेब्स साइकिल के साथ में। ठीक है, तो ये क्लास 11 का चैप्टर दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसी का ये टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं लिंक रिएक्शन के बारे में। तो लिंक रिएक्शन का अगर मैं आपको दूसरा नाम बताऊं तो लिंक रिएक्शन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गेटवे रिएक्शन। इसका ऐसा नाम क्यों है ट्रांजिशन रिएक्शन? नाम इसका इसलिए है क्योंकि हम ग्लाइकोलिसिस कर चुके हैं। अब ग्लाइकोलिसिस से आगे अगर हमें सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल करना है तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा? लिंक रिएक्शन करना पड़ेगा। फिर जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा वही क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर सबस्ट्रेट का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है ट्रांजिशन रिएक्शन। अब अगर हम देखें तो लिंक रिएक्शन जो है वो कहाँ पर हो रही है, तो हम लोकेशन की बात करें तो लिंक रिएक्शन अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास में साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब हम जब लिंक रिएक्शन करेंगे और क्रेब्स साइकिल करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रोडक्ट बना था ग्लाइकोलिसिस में, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, उन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराएंगे कहाँ? मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के। और वहाँ पर आगे का जो हमारे पास में पाथवे है वो चलेगा, यानी कि पहले लिंक रिएक्शन होगा और उसके बाद में हम कंटिन्यू कर रहे होंगे क्रेब्स साइकिल के साथ में। ठीक है, तो हम अगर देखें तो हमें ग्लाइकोलिसिस से क्या मिला था प्रोडक्ट? दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिले थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे। अब इन दो पायरुवेट के साथ हम क्या जोड़ेंगे? दो कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स जोड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में क्या बन रहा होगा? यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास में बन रहा होगा वो हो जाएगा हमारे पास में क्या? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। ये अगर पायरुवेट की बात करें तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन वहीं अगर एसिटिल कोएंजाइम ए की बात करें तो ये क्या है? ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने दो पायरुवेट लिए, दो पायरुवेट से हमारे पास में दो एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल बने। अब देखो, यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ पर 2 कार्बन, तो एक कार्बन कहाँ जा रहा है? एक कार्बन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर चल रही है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर एक CO2 बाहर जाएगा और उसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पर बन रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में साथ ही साथ में दो NADH2 के मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। NAD+ से हमारे पास में बन रहा होगा NADH2, ये भी दो होगा और इससे क्या बन रहे होंगे? हमारे पास में दो NADH2 बन रहे होंगे। ठीक है, तो देखो ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल था हमारे पास में, इससे क्या होगा? इससे दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे बाहर। दो पायरुवेट मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। और वही दो हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं? इस NAD+ को दे रहे हैं और इससे हमारे पास में क्या बन रहा है आगे? उससे हमारे पास में NADH2 बन रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए जो एंजाइम का नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। और क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो और क्या हो रहा है हमारे पास में? यहाँ पर एक तो हो रहा है हमारे पास में डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो हमारे पास में NADH2 बन रहा है। दूसरा हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पर एक और एंजाइम जो यूज हो रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब अगर हम इस एंजाइम की बात करें, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, तो ये एंजाइम क्या है? ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर क्या मिलता है हमें? TPP देखने को मिलता है। TPP इज थियामिन पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट। इसी के साथ में हमारे पास में यहाँ देखने को मिलता है मैग्नीशियम आयन एंड लिपोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। दिस एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में दो पायरुवेट से दो CO2 निकलेंगे। यहाँ पर क्या होंगे? दो CO2 मॉलिक्यूल्स निकले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारे पास में लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन में हम देखें हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारे पास में दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स हमारे पास में एज अ प्रोडक्ट हमें यहाँ पर लिंक रिएक्शन में मिल रहे हैं। अब हमारे पास में ये तो हुआ कंप्लीट लिंक रिएक्शन। अब हम आगे देखेंगे क्या? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में यही जो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल है हमारे पास में, इसी मॉलिक्यूल को हम लेकर जाएंगे
ये क्या करेगा, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए, क्योंकि हमारे पास में देखो दो एसिटिल कोएंजाइम ए की मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास में 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार करके दिखाऊंगी, वो क्या होगा, वो रिपीट होगा, 2 बार होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। टीसीए साइकिल, इसको अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए नेम है इसका क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है पहला इस पूरी साइकिल में, उसके पास क्या होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए हम इसको बोले ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। जिसके पास में क्या है, हमारे पास में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए टीसीए साइकिल भी बोल दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया, इनके नेम्स के बारे में हमने बात करी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास में जो एसिटिल कोएंजाइम ए हमने बनाया था मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन के अंदर, वो एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करेगा इस रिएक्शन के अंदर, एसिटिल कोएंजाइम में। लेकिन हम एक एसिटिल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है, ये क्या करेगा, ये जुड़ेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में, जिसके पास क्या है 4 कार्बन है, ठीक है। और हमने देखा था कि एसिटिल कोएंजाइम ए क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। तो जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में जुड़ेगा तो हमारे पास में जो पहला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर क्योंकि सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा होगा दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी, उस एंजाइम को हम क्या बोल रहे होंगे, सिट्रिक एसिड सिंथेज, या फिर बोल दो सिट्रेट सिंथेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी सिट्रेट सिंथेज, ऑलराइट। उसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर रहे होंगे हम यहाँ पर। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। दिस इज कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। और इसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कोएंजाइम का मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, देखो जब ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम में जुड़ा, तो ये हमारे पास में जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब हमारे पास में सिट्रिक एसिड का नेक्स्ट जो है रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेक्स्ट सिट्रिक एसिड का आइसोमर बनेगा जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। और यहाँ पर जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं दैट एंजाइम इज अकोनिटेज, अकोनिटेज। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे रिएक्शन में, तो हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट से हमारे पास में बनेगा अल्फा कीटो ग्लिटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लिटारिक एसिड। अब ये भी हमारे पास में 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। लेकिन अगर हम अल्फा कीटो ग्लिटारिक एसिड की बात करें तो ये क्या है, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ये 5 कार्बन एसिड है। तो 6 कार्बन से जब हम 5 कार्बन तक जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, एक तो हमने वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन देखा था लिंक रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, तो यहाँ पर एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखा था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 कार्बन से 5 कार्बन जा रहे हैं तो एक CO2 का लॉस होगा, यहाँ पर एक CO2 यहाँ पर बाहर निकलेगा। और जब जब यहाँ पर CO2 बाहर निकलेगा तब तब क्या होने वाला है, यहाँ पर NaDH2 भी बनेगा हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, NAD पॉजिटिव से बनेगा NaDH2। तो अब अगर हम एंजाइम की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हो रहा होगा, द एंजाइम इज गोइंग टू बी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन NAD के साथ मिलकर NaDH2 बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में जो एंजाइम है, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुई तो एंजाइम इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हम इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। क्यों, देखो इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, दोनों को मिलाकर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब ये हमारे पास में क्या है, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है, ये है 4 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, क्योंकि हम 5 कार्बन से 4 कार्बन तक जा रहे हैं तो यहाँ पर अगेन CO2 रिमूव होगा। और अगर CO2 रिमूव हो रहा तो हमने देखा ही था, जब जब CO2 रिमूव होगा तब हमारे पास में NADH2 बन रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हमारे पास में NAD पॉजिटिव से NADH2 बन रहा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यहाँ पर अगर एंजाइम की बात करें तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा, दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस। अब हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास में सक्सिनिल कोएंजाइम में से यहाँ पर क्या बन रहा होगा। देखो यहाँ पर हम देखें एक चीज़ और, कि यहाँ पर सक्सिनिल अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम में बना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कोएंजाइम में जुड़ गया, तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे होंगे, यहाँ पर हम ऐड कर रहे होंगे कोएंजाइम में। अब हम बढ़ेंगे आगे, हमारे पास में सक्सिनिल कोएंजाइम से क्या बन जाएगा, यहाँ पर सक्सिनेट। सक्सिनेट से आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या बन रहा होगा, यहाँ पर फ्यूमरेट। उससे आगे हमारे पास में बन रहा होगा मैलेट। और फिर अगेन क्या बन जा रहा होगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जब हम सक्सिनेट यहाँ पर बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। मतलब कि हमारे पास में एक GDP से एक GTP बन रहा है यहाँ पर, जो कि आगे चल के क्या बना लेगा, आगे चलकर ATP ही बना लेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तब हमने देखा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास में क्या बन रहा है, GTP बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर जो एंजाइम हमारे पास में यूज़ होता है, उस एंजाइम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो एंजाइम हमारे पास में होता है सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेज। सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेज यहाँ पर हमारे पास में एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास में सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेस। इसको मैं इधर लिख देती हूँ। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेस। और उसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पर बन क्या रहा है, तो हमारे पास में बन रहा है यहाँ पर बन रहा है FADH2। FAD पॉजिटिव से FADH2 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, सक्सिनेट से हमारे पास में हाइड्रोजन निकला, FAD के साथ में जुड़ा और क्या बना दिया, FADH2 बना दिया। तो इसीलिए एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। अब इस एंजाइम की अगर मैं बात करूँ, देखो हमने यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स यूज़ करे वो सारे एंजाइम हमारे पास में, क्योंकि ये पूरा का पूरा साइकिल मैट्रिक्स में चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारे एंजाइम भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन अगर इस एंजाइम की मैं बात करूँ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस की, तो ये एंजाइम कहाँ मिल रहा है, ये एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होता। ये एंजाइम जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ये हमें मिलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमें देखने को मिलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ये जो है ये मैट्रिक्स में नहीं होता है, ठीक है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बेटा ये कई बार पूछा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे फ्यूमरेट से मैलेट। जब फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्यूमरेज। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो क्या है, हमारे पास में फ्यूमरेज नाम का एंजाइम यूज़ होगा। और यहाँ पर एक वाटर का एडिशन होगा, डीकॉन्डेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे मैलेट से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा होगा उसकी बात करें तो यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा होगा मैलेट डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस ये एंजाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। सी यहाँ पर क्या हो रहा है, NAD पॉजिटिव से NADH2 बन रहा है यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है इसीलिए हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं मैलेट डिहाइड्रोजनेशन। उसके बाद अगेन क्या होगा, ऑक्सोजन एसिटिक एसिड को एंजाइम में से जुड़ेगा और आगे वही साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमारा पूरा का पूरा जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है।